सभी को नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों को अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के हो, चाहे महाप्राण अल्पप्राण को लेकर के हो, और सघोष अघोष ध्वनियों को लेकर के हो, या कितने वर्ण होते हैं, कौन से स्पर्शी व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ हैं, कौन से ऊष्म हैं, इन सबको लेकर के कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेह का विषय यह है कि जब हमारा बच्चा छोटा स्कूल में जाता है और वो वर्णमाला की संख्या को पढ़ता है तो वहाँ वो कुछ संख्या में भिन्न वर्णों को पढ़ता है। आगे चल के जैसे जैसे बड़ा होता है उसको जो वर्ण पढ़ाए जाते हैं, जितनी संख्या उनकी पढ़ाई जाती है, आगे चल के उसके सामने कुछ नए वर्ण आते हैं। वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा होती है कि आखिरकार वर्णों की संख्या है कितनी। वो वर्णमाला में 45 या 46 वर्णों को पढ़ करके आया है, किसी पुस्तक में उसने 49 वर्णों को पढ़ा है, कहीं उसे बताया जाता है कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। तो इन सब संदेहों को दूर करने के लिए आज हम ये क्लास लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण है क्या, ध्वनि क्या है, भाषा क्या है। वैसे भाषा तो सभी लोग जानते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति है। जो भाव हमारे मन के भाव जो दूसरा समझ लेता है वही भाषा है। वो भाषा सांकेतिक रूप में भी हो सकती है, लिखित रूप में भी हो सकती है और मौखिक रूप में भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले तो भाषा का विकास सांकेतिक रूप में ही हुआ होगा, संकेतों की भाषा ही प्रचलन में आई होगी, उसके बाद में मौखिक भाषा आई होगी और लिखित भाषा सबसे बाद में आई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और ध्वनि के जो प्रतीक चिन्ह हैं वही अक्षर हैं या वर्ण कहे जाते हैं। कोई भी ध्वनि प्रारंभ में जब बोली गई होगी तो उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको सांकेतिक रूप देने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह जरूर बनाए गए होंगे। हर भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, कोई भी भाषा है, उसमें जितनी भी ध्वनियां होती हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब वर्णमाला क्या है? जब हम उन्हीं वर्णों को, उन्हीं अक्षरों को एक व्यवस्थित रूप में कर लेते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। माने वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है और जिसके वर्णों का जो क्रम है, जो उसका व्यवस्थापन है, इतना वैज्ञानिक ढंग से है। आगे जब हम उसको और विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे, समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ण कहीं पर से भी बोल दिया जाए। हर वर्ण का अपना एक निश्चित उच्चारण स्थान है, उनके जो समूह हैं उनका एक उच्चारण स्थान है और वहीं पर से उच्चरित होता है। तो ये बड़ा वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक लिपि है हिंदी की। तो हिंदी वर्णमाला में मौखिक आधार पर या बोलचाल की भाषा में चाहे जितने भी व्यंजन हो सकते हैं, चाहे वो 46 कहे जाए, चाहे वो 49 कहे जाए, लेकिन लिखित रूप में 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 13 स्वर मूलतः नहीं है, इनको हम आगे विचार करेंगे। 11 स्वर हैं और 2 अयोग वहां हैं। जैसे हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, ये कुल मिलाकर के तो 13 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन इनमें स्वर 11 हैं, यहां से लेकर के और ओ औ। हालांकि ऋ पर भी काफी दिन तक विवाद चलता रहा, लेकिन आज के भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषा विद्वानों ने इस री को भी पूर्ण स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये अर्ध स्वर है, लेकिन अब भाषा में पूर्णतः इसे स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अंग, अह, ये दोनों अयोग वहां हैं। तो जहां स्वरों की संख्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है तो आप वहां 11 स्वर लिखेंगे।
13 नहीं लिखेंगे, स्वरों की संख्या 11 है और ये 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह मूलतः न स्वर हैं न व्यंजन है, लेकिन ये निश्चित रूप से इनका योग किसी न किसी अर्थ को वहन करता है। इनके बिना न तो स्वर पूर्ण है और न व्यंजन पूर्ण है, इसलिए ये वर्णमाला में अवश्य रखे गए हैं, लेकिन इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब हम सभी व्यंजनों का भी वर्गीकरण देख लेते हैं। जो हमारे वर्ग व्यंजन हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जिनमें पहला का वर्ग है, का ख गा घा ञ, चा छ जा झ ञ, टा ठ ड ढ ण, ता थ द धा न, पा फ ब भ म। ये हमारे 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, जिनको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग क्रमशः कहा जाता है। और इनका जो अंतिम वर्ण है ये अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। न, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण जो हैं वो अनुनासिक व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या चूंकि 5 वर्ग हैं तो 5 गुणे 5 बराबर 25, इनकी संख्या 25 है। अब इसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य के व्यंजन बोले जाते हैं। इनको पूर्णतः स्वर और व्यंजन न कहकर के स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, लेकिन मध्य में है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म, ऊष्म इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा संघर्षण, इनको बोलते समय हमारी स्वतंत्रियां जो हैं उनमें सबसे ज्यादा संघर्षण पैदा होता है। तो जो हमारी हवा अंदर से निकलती है उच्चारण करने के लिए वो ऊष्म निकलती है, मतलब गर्म हवा निकलती है ज्यादा संघर्षण के कारण अन्य वर्णों की अपेक्षा, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनको अगर हम देख लेते हैं तो का और श के योग से छ, क श योग छ, ता और र, इनको मिलाकर के त्र, य, ञ, इनको मिलाकर के ज्ञ, और श और र, इनको मिलाकर के स्र। मतलब ये मिले हुए व्यंजन हैं, संयुक्त रूप से 2-2 व्यंजनों को मिलाकर के इनको बनाया गया है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और 2 व्यंजन और हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जो ड और ढ, इनके नीचे जब हम एक बिंदु लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है ड़ और इसका ढ़, ड़ ढ़। उत्क्षिप्त इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनमें जो हमारी जीवा होती है वो एकदम ऊपर तालु का स्पर्श करती है और झटके के साथ में नीचे आती है, तो पहले ऊपर उठती है फिर क्षिप्त नीचे आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। 2 ये भी स्वीकार किए गए हैं। तो 25 और 13 हमारे वो व्यंजन स्वर हो गए हैं, 11 और 2 अयोगवाह, और 25 ये, तो 25 और 13 हमारे 38 ये हो गए, और 4 42 और 4 46 और 4 50 और 2 52। ये इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण क्या है। स्वर तो मूल तो 4 ही होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर 4 ही हैं, अ, ई, उ, ऋ। इन्हीं स्वरों को ह्रस्व या लघु स्वर भी कहा जाता है। अब उसके बाद में जो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो संधि स्वर बोले जाते हैं, और संधि स्वर में 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि इन लघु स्वरों को जब हम मिला देते हैं, इनको मिलाकर के उनका जो रूप बनता है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ को अगर हम जोड़ दें तो बड़ा आ हो जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी को जोड़ देते हैं तो बड़ी ई हो जाती है। छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो आ, ई, उ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ये दीर्घ स्वर है। और ये दीर्घ क्यों हुए? जब लघु को या ह्रस्व को जोड़ा गया, उसको डबल किया गया, द्विगुण किया गया, तब वो दीर्घ हुए। अब संयुक्त क्या है? जब इनको इन स्वरों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, आ और छोटी ई, आई, आ ए, आए, आ उ, औ, आ ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हो जाते हैं। 4 हमारे ये संयुक्त स्वर है। अब उसके बाद में एक स्वर और आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि जैसे इसको ह्रस्व को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ या संयुक्त को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। मतलब ह्रस्व या लघु को बोलने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो इसका जो चिन्ह होता है वो 3 की संख्या की तरह इसका चिन्ह बनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो वहां पर हम स्वर को काफी लंबा खींचते हैं, या किसी दूर खड़े व्यक्ति को जब हम तेज आवाज में बुलाते हैं तो वहां पर भी प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें अरे रमेश, तो वहां पर हमने मां पर जो एक ही मात्रा है उसको बहुत देर तक खींच दिया है। जब हम किसी स्वर को बहुत लंबा खींचते हैं तो प्लुत स्वर हो जाता है। तो स्वर के मूल रूप से 3 हैं, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद में एक हिंदी में बड़े विद्वान आचार्य हुए हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी। उन्होंने अंग, आहा और चंद्रबिंदु, ये 3 अयोगवाह माने हैं। चंद्रबिंदु का भी प्रयोग बहुत सारे शब्दों में होता है। तो अंग, आहा, चंद्रबिंदु, ये 3 अयोगवाह हैं। किसके अनुसार? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। एक हिंदी में और भी स्वर प्रयोग होता है, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, तो वहां पर आपने देखा होगा, यहां पर बहुत से लिखने में त्रुटि करते हैं हमारे बंधु। जैसे हमने कॉलेज लिखा, तो अब वहां पर चंद्रबिंदु नहीं है, इसके ऐसा अर्धगोलाकार चंद्र आकार में जो बनाते हैं, चंद्रबिंदु में तो बीच में बिंदु होता है, लेकिन यहां पर केवल चंद्राकार चिन्ह ही बनाते हैं। हमने लिखा कॉलेज, और प्राय अंग्रेजी में जहां पर ओ का प्रयोग होता है, जैसे CO LLEGE, कॉलेज, तो अब हम कॉलेज जब लिखते हैं तो कॉलेज, ऐसे ही हम लिखते हैं डॉक्टर। तो ये हमारा हिंदी का स्वर नहीं है, ये विदेशी स्वर है, और मुख्य रूप से हम कहें तो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है। और उन्हीं शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं, तब इसका प्रयोग हम करते हैं। इसको आगत स्वर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राय वर्णमाला से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियों को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी सबसे सरल ट्रिक है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, ये जो व्यंजन होते हैं वर्ग का, मतलब ये जो हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इनका अगर हम पहला, तीसरा, पांचवा लें तो पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ, अंतस्थ माने 11 लावा, तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, ये अल्प प्राण है। अब उसके बाद में क्या बचेगा? पहला, तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण। महाप्राण है दूसरा, चौथा, माने जो हमारा दूसरा बचा है और चौथा बचा है, तो दूसरा, चौथा और ऊष्म, श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण है। तो अगर हम इनको सांकेतिक भाषा में प्रयोग करें तो अंतस्थ के साथ में अगर हम 1, 3, 5, 135 अंतस्थ कह दे तो भी हमारे याद करने की एक ट्रिक बन जाएगी। 135 का मतलब है पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, माने 135 अंतस्थ क्या है? हमारा अल्प प्राण है। महाप्राण क्या है? तो इसी प्रकार अगर हम इसको जोड़ लेते हैं 24 ऊष्म, अगर हम याद कर लें कि 24 ऊष्म, तो 24 ऊष्म का मतलब है दूसरा और
चौथा, तो 24 ऊष्म हमारा महाप्राण हो जाएगा। तो ये तो हो गए अल्पप्राण और महाप्राण। अब अघोष, अघोष दुनिया कौन सी है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और श श पहला दूसरा, ये अघोष है। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, माने तीसरा चौथा पांचवा, सभी स्वर, सभी अंतस्थ और हा, ये हमारा सघोष हो गया। या और वा, ये अर्ध स्वर माने जाते हैं। या और वा हिंदी में अर्ध स्वर माने जाते हैं। जब भी प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किसे माना गया है, तो उसमें या और वा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, वो अगले वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही है। निश्चित रूप से आप इसमें से कुछ समझेंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।